एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर के 1:38 पर अहमदाबाद के एयरपोर्ट रनवे नंबर 23 से उड़ान भरी। टेक ऑफ के फौरन बाद प्लेन के पायलट सुमित अग्रवाल ने इमरजेंसी मेडे कॉल दी और अगले ही मिनट प्लेन की ट्रैजेक्टरी हवा में ऊपर उड़ने की बजाय नीचे की तरफ जाती दिखी। दोपहर के 1:40 पर यह प्लेन एयरपोर्ट से बीजे मेडिकल कॉलेज में गिर जाता है और आसमान में धुएं में तब्दील हो गया। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे। इनमें से एक शख्स को छोड़कर तभी 241 लोगों की मौत हो गई। रमेश इसलिए बच गए कि वह 11A सीट पर बैठे थे। प्लेन जैसे ही क्रैश होने लगा उनकी तरफ का दरवाजा टूटकर अलग हो गया। तभी वह अपनी सीट बेल्ट खोलकर बाहर भाग गए। यह कोई मामूली प्लेन नहीं था, यह था बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर, दुनिया के सबसे मॉडर्न और सेफ माने जाने वाले एयरक्राफ्ट में से एक। फिर ऐसा क्या हुआ कि टेक ऑफ करते ही यह प्लेन क्रैश हो गया? चलिए एकदम से शुरू करते हैं। पायलट ने मेडे क्यों बोला? तो मेडे का मतलब होता है मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत मदद चाहिए। यह इंटरनेशनल डिस्ट्रेस सिग्नल है जिसे रेडियो पर 3 बार बोला जाता है। मेडे मेडे मेडे। मेडे ही क्यों कहा जाता है? दरअसल मेडे शब्द फ्रेंच भाषा के मेडे से आया है जिसका मतलब ही होता है हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। सबसे पहला यह सवाल है कि टेक ऑफ करते ही 2 मिनट में प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? दरअसल किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग जोन सबसे खतरनाक होते हैं। इस दौरान 3 बड़े खतरे होते हैं: इंजन का फेलियर, मौसम की वजह से टर्बुलेंस और बर्ड हेड। एयर कमांडर रिटायर्ड ACP सिंह के मुताबिक विमान के पायलट सुमित अग्रवाल ने आखिरी मौके पर इमरजेंसी मेडे कॉल दिया। यानी इससे साफ पता चलता है कि पायलट के पास मदद मांगने का भी समय था लेकिन प्लेन कंट्रोल करने का नहीं। ACP सिंह यह बताते हैं कि यह 2 इंजन वाला एयरक्राफ्ट है, यानी अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सेफ लैंडिंग करा सकता है। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना भी हो सकता है। वही प्लेन क्रैश होने से पहले जो वीडियो आया जिसे देखने से ऐसा लगता है कि प्लेन ऊपर की तरफ उड़ रहा है, लेकिन अगर गौर करें तो उसकी नोज नीचे और टेल झुकी हुई है। पायलट ने प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश की लेकिन वह नीचे ही गिरता चला गया। यह दोनों इंजन फेल होने का इंटीग्रेशन है। क्या पायलट ने रनवे का पूरा इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, ड्रीम लाइनर जैसे भारी प्लेन को एरोडायनामिक के हिसाब से सही टेक ऑफ के लिए लंबा रनवे चाहिए होता है। एविएशन एक्सपर्ट आनंद शेट्टी के मुताबिक यह एक ह्यूमन एरर भी हो सकता है क्योंकि जहाज को एक फॉरवर्ड स्पीड चाहिए होती है। इसके लिए उसको रनवे पर दौड़ाना पड़ता है। हो सकता है कि पूरे रनवे का इस्तेमाल ना किया गया हो जिससे जहाज को जरूरी फॉरवर्ड स्पीड नहीं मिली और वो टेक ऑफ नहीं कर पाया। फ्लाइट ट्रैक करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक प्लेन ने रनवे 23 से टेक ऑफ किया जो 11,499 फीट लंबा है। फ्लाइट पहले बैक ट्रैक होकर रनवे से शुरुआती पॉइंट पर गई और फिर पूरे रनवे का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए यह संभावना कम हो जाती है। डेटा दिखा रहा है कि प्लेन ने 725 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी जो टेक ऑफ के लिए काफी है। तो सवाल यह भी है कि क्या गर्मी से फ्यूल डेंसिटी कम हो गई और इंजन को पावर नहीं मिली? यानी जब प्लेन ने टेक ऑफ किया तो अहमदाबाद का तापमान करीब 43 डिग्री सेल्सियस था। प्लेन इंजन, फ्यूल और हवा के कॉम्प्लेक्स से चलता है। इनमें 1 किलो फ्यूल और 4 किलो हवा होती है। गर्मियों में यह रेशो बिगड़ जाता है क्योंकि हवा की डेंसिटी कम हो जाती है और वह फैलने लगती है, इसलिए फ्यूल इंजन को जरूरी पावर सप्लाई नहीं कर पाता। मान लीजिए किसी दिन 30 डिग्री टेम्परेचर है और फ्यूल से इंजन को 100 यूनिट एनर्जी मिल रही है। अगर अहमदाबाद में 43 डिग्री टेम्परेचर है तो इंजन को 60 यूनिट ही एनर्जी मिलेगी। पॉलिटिकल पायलट नाम के एक्स यूजर फ्लाइट के टेक ऑफ का एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखते हैं, मुझे यकीन है कि पायलट ने फ्लैप्स को 0 पर ही सेट किया था। फ्लैप्स को 5 या 15 डिग्री पर सेट करना चाहिए था। हवा के टेम्परेचर और पूरी तरह भरे फ्यूल के साथ प्लेन इससे 100% ऊंचाई नहीं ले पाता। भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन अपना नाम नहीं बताते हुए यह कहते हैं कि जो वीडियो मैंने देखा है उससे यही लगता है कि पायलट के पास रिकवर करने का कोई रास्ता नहीं था। अब यह एक एयर ऑफ जजमेंट था या फिर कोई और फेलियर या फिर कुछ और, यह तभी पता चलेगा जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ब्लैक बॉक्स से निकलेगा। ब्लैक बॉक्स क्या है और प्लेन क्रैश की जांच में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, किसी भी प्लेन हादसे की जांच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ब्लैक बॉक्स का ही होता है। इसे ऐसे डिजाइन किया जाता है कि बहुत खतरनाक क्रैश होने के बावजूद भी कोई नुकसान ना हो और यह बिल्कुल सेफ रहे। ब्लैक बॉक्स के बिना आप ठीक पता लगा ही नहीं सकते कि यह हादसा कैसे और क्यों हुआ। यह पायलट की मिस्टेक, टेक्निकल खराबी, मौसम या बाहरी हमलों को पहचानने में मदद करता है। वही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR एक छोटा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो प्लेन के कॉकपिट में होने वाली सभी आवाजों को रिकॉर्ड करता है। यह ब्लैक बॉक्स का ही हिस्सा होता है और इसका रंग भी चमकीला नारंगी होता है। इसमें पायलट और क्रू के बीच की बातचीत, पैसेंजर के बीच की बातचीत और पायलट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत रिकॉर्ड होती है। CVR हर रिकॉर्डिंग के साथ समय और तारीख भी रिकॉर्ड करता है ताकि जांचकर्ता यह समझ सके कि घटना कब और किस तरह हुई। आमतौर पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को प्लेन के सबसे पिछले हिस्से में फीड किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि यह हिस्सा सबसे
सबसे आखिरी में हादसे का शिकार होता है। सीवीआर से पता चलता है कि क्रैश से पहले पायलट क्या बात कर रहे थे, क्या डिसीजन ले रहे थे और प्लेन में क्या समस्याएं थी। अगर पायलटों ने गलती की, जैसे गलत बटन दबाना या एटीसी के ऑर्डर का पालन ना करना, तो सीवीआर इसे रिकॉर्ड करता है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एनालाइज करने में कितना वक्त लगता है? तो जवाब है 10 से 15 दिन, क्योंकि प्लेन क्रैश की जांच में कई चीजें एनालाइज की जाती है। आमतौर पर ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से निकलने वाले डेटा को 10 से 15 दिन में एनालाइज किया जाता है। इस बीच हादसे से ठीक पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी एटीसी से पायलटों की बातचीत को एनालाइज करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को यह समझने में भी मदद करता है कि क्या पायलटों को पता था कि प्लेन हादसे की ओर बढ़ रहा है। यह भी समझ आता है कि प्लेन को काबू करने में उन्हें क्या दिक्कतें हुई। वैसे तो एयर इंडिया का जो ड्रीम लाइनर क्रैश हुआ, यह प्लेन काफी सेफ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका रिकॉर्ड खराब भी रहा है। इस प्लेन की सिक्योरिटी पर कई बार सवाल भी उठ चुके हैं। 2013 में जापान में इसी मॉडल की 2 फ्लाइट्स में बैटरी में आग लगी थी। इस पर 3 महीने के लिए पूरी तरह बैन भी लगा था। 2020 से 2022 के बीच इसके बॉडी पार्ट्स ठीक से नहीं जुड़ रहे थे। बोइंग ने खुद इसकी डिलीवरी रोक दी थी। 2024 में इंजीनियर सैम सोले ने बोला, यह प्लेन हवा में कभी भी टूट सकता है। बोइंग ने पहले माना, बाद में पलट गया। एक और इंजीनियर जॉन पार्नेट, इन्होंने बोला कि कंपनी प्रॉफिट के चक्कर में सेफ्टी को नजरअंदाज कर रही है। कुछ ही हफ्तों के बाद उनकी लाश मिली। फिर आते हैं टेक्निकल फेलियर पर। इंजन फेल, ऑयल लीक, फ्यूल लीकेज, इतना कि 2024 में जापान में रनवे पर रोकना पड़ा। सवाल यही है कि ऐसे रिकॉर्ड वाले प्लेन को उड़ाने की इजाजत कैसी मिल रही है। सबसे पहले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने इंडिया में 8 सितंबर 2012 में उड़ान भरी थी और इसे एयर इंडिया ने ऑपरेट किया था। बोइंग ड्रीम लाइनर, जिसे ऑफिशियली बोइंग 787 भी कहा जाता है, इसे अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी बनाती है। इंडिया में मिली 2 एयरलाइंस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का इस्तेमाल करती है। पहली एयर इंडिया, सबसे ज्यादा ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के पास ही है। एयर इंडिया के पास 787 8 वेरिएंट है। इसका इस्तेमाल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए किया जाता है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी, दुबई के लिए। इसके अलावा विस्तारक के पास भी कुछ ऐसे बोइंग 787 के नॉन ड्रीम लाइनर विमान है। यह लॉन्ग रेंज, वाइड बॉडी और डूइंग इंजन जैसे एयरक्राफ्ट है। अब ऐसे में पूरी वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।